नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 3 के अंतर्गत इकाई 4 के पाठ्यक्रम में निहित कविता बात बोलेगी का परिचय प्राप्त करेंगे। एमए भाग 2 के पाठ्यक्रम का 2020-21 में पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम में जो चौथी इकाई है, इस चौथी इकाई में कविवर शमशेर बहादुर सिंह की 3 कविताएं दी गई है, जिनमें से उनकी पहली कविता है बात बोलेगी। इस कविता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बात बोलेगी यह शमशेर बहादुर सिंह की एक अत्यंत लोकप्रिय और एक अत्यंत श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। इस कविता के परिचय को, भावार्थ को, शिल्प पक्ष को देखने से पहले हम थोड़ा सा कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। अब किसी भी कवि की रचना देखने से पहले उसके रचनाकार का परिचय देखना भी आवश्यक हो जाता है। शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिवाद के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। साथ ही उन्होंने नई कविता के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी बात, उन्होंने प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता के क्षेत्र में भी उनका योगदान विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब शमशेर बहादुर सिंह ने किसी भी एक विशिष्ट वाद के अंतर्गत अपने आप को सीमित नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत प्रगतिवाद के द्वारा की थी। सबसे पहले प्रगतिवादी कविताएं लिखते थे और उनका सर्वाधिक योगदान प्रगतिवाद के अंतर्गत ही रहा है, क्योंकि उन पर वामपंथी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता आदि जो काव्य के विभिन्न आंदोलन हैं, इन आंदोलनों में भी उन्होंने अपना योगदान देने का प्रयत्न जो है वो किया है। शमशेर बहादुर सिंह का सबसे पहला जो प्रकाश ज्योत में या प्रकाश में आए हैं वह 1951 में अज्ञेय द्वारा संपादित द्वितीय तार सप्तक के माध्यम से। जैसे कि हम जानते हैं, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 3 तार सप्तकों का प्रकाशन किया था, जिसमें 1943 में उन्होंने पहला तार सप्तक प्रकाशित किया था, 1951 में दूसरा और 1959 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित किया था। इसमें से दूसरे तार सप्तक में जो 7 कवि, क्योंकि एक एक तार सप्तक में अज्ञेय जी 7 कवियों की 7 रचनाएं, इस प्रकार से कुल मिलाकर 49 रचनाएं प्रकाशित करवाते थे। तो इस द्वितीय तार सप्तक के अंतर्गत उन्होंने शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं का समावेश किया है। थोड़ा सा इनका जीवन वृत्त देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देहरादून में हुआ है। अर्थात देहरादून उनका ननिहाल है, मामा का गांव है। तो अपने मामा के गांव में, ननिहाल में, देहरादून में 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी ननिहाल से ही अर्थात देहरादून से ही प्राप्त की है। उनके छोटे भाई तेज बहादुर सिंह उनसे 2 साल छोटे रह चुके हैं और उनकी माताजी इन दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहती थी और दोनों भाइयों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि जीवन के अंत तक वह चली है। जब शमशेर बहादुर सिंह का देहांत हुआ उसके बाद ये मित्रता समाप्त हुई है। तो ये सही मात्रा में राम लक्ष्मण की जोड़ी है। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह है और माता का नाम परम देवी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ है। दुर्भाग्य से 8-9 वर्ष की आयु में उनकी माता का देहांत हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा या बाद की शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा या हाई स्कूल की शिक्षा जो है वह गोंडा से प्राप्त की और गोंडा से उन्होंने इंटर पास किया। इंटर के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातक की उपाधि अर्थात
बीए की डिग्री जो है वो प्राप्त की है। उसके बाद एमए करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपना एमए पूरा नहीं कर पाए। इसी बीच 1935-36 में उन्होंने उकील बंधुओं से विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसके अंतर्गत चित्रकला का विशेष दृष्टि से अध्ययन जो है वह शमशेर बहादुर सिंह ने किया है। उससे पहले 1929 में केवल 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह धर्मवती देवी से हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका दाम्पत्य जीवन अधिक समय तक नहीं चल पाया और उनकी पत्नी अर्थात धर्मवती देवी जी का टीबी के कारण 1935 ईस्वी में निधन हो गया, जिसके कारण केवल 6 साल का दाम्पत्य जीवन उन्हें प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर शादी से पहले के 18 साल और शादी के बाद के 6 साल, इन 24 वर्षों में जो अभाव शमशेर बहादुर सिंह ने झेला है, वही अभाव ऐसा कहा जाता है कि उनके काव्य में विभाव बनकर उभरा है। मतलब माता की मृत्यु, परिवार की दुर्दशा, बाद में पत्नी की मृत्यु, तो ऐसे अनेक संकटों से जो विभिन्न प्रकार के भाव उनके मन में निर्माण हुए, जो अभावग्रस्त स्थिति उनके मन में निर्माण हुई, वही उनके काव्य में विभाव बनकर उतरी है या वही उनके काव्य में विभाव बनकर आई है। वे हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी एक उत्कृष्ट विद्वान माने जाते हैं और उर्दू शब्दकोश की संपादन के दृष्टिकोण से भी उन्होंने अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से काल ने उनसे उनके अपनों को छीन लिया, जैसे काल ने उनसे उनके अपनों को दूर किया, तो मानो वे काल से जीतने की होड़ ले रहे हैं और काल से जीतने की होड़ लेकर वही बात अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का निधन 12 मई 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ है। ये हुआ उनका थोड़ा सा जीवन परिचय। उनके साहित्य और उनकी वैचारिक विचारधारा के बारे में देखें तो जैसे हमने पहले ही देखा कि शमशेर बहादुर सिंह वामपंथी विचारधारा अर्थात मार्क्सवादी विचारों से व्यापक मात्रा में प्रभावित रहे हैं। शुरुआत से लेकर कार्ल मार्क्स के विचारों का या प्रगतिशील विचारों का उन पर व्यापक मात्रा में प्रभाव रहा है और इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य लेखन की शुरुआत मार्क्सवादी साहित्य या प्रगतिवादी साहित्य से ही की है। उनकी एक खासियत रही है कि वे जीवन के अंत तक एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति का जीवन जीते रहे। मतलब कहीं कोई चकाचौंध नहीं, कहीं कोई बहुत बड़प्पन नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति का जीवन वे जीते रहे हैं और हिंदी में एक श्रेष्ठ प्रगतिशील कवि के रूप में उनकी मान्यताएं या उन्हें मान्यता दी जाती रही है। जैसे हमने शुरुआत में देखा प्रगतिवाद तो उनका मूल कथ्य है, लेकिन प्रगतिवाद के साथ साथ नई कविता, साठोत्तरी कविता, प्रयोगवाद आदि विभिन्न काव्य धाराओं में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उन्होंने भाव पक्ष को तो महत्व दिया ही है, लेकिन भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष को भी काफ़ी मात्रा में महत्व दिया है। मतलब भारतीय साहित्य में अधिकांश कवि जो है वो भाव पक्ष को प्रमुखता देने वाले हैं, कुछ कवि जो है वो कला पक्ष को प्रमुखता देने वाले हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने भाव पक्ष के समान या भाव पक्ष के जितना ही महत्व वे कला पक्ष को देते हैं और इसी कारण उन्हें टेक्निक का कवि या शिल्प का कवि जो है वह कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह पर पाश्चात्य समीक्षक कवि एजरा पाउंड का व्यापक मात्रा में प्रभाव देखा जाता है। एजरा पाउंड ने पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अंतर्गत बिंबवाद की स्थापना की थी और इस बिंबवाद का प्रभाव भी हमें शमशेर बहादुर सिंह पर व्यापक मात्रा में दिखाई देता है और वे भी स्वयं इस प्रभाव को स्वीकार करते हैं। उन्होंने मुक्त कंठ से एजरा पाउंड की प्रशंसा की है और उनके बारे में कहा है कि टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा आदर्श बन गए। मतलब टेक्निक की दृष्टि से वे एजरा पाउंड की कविताओं से या उनकी टेक्निक से काफ़ी व्यापक मात्रा में प्रभावित रहे हैं और उसी प्रकार की टेक्निक का प्रयोग अपने साहित्य में भी व्यापक मात्रा में करते रहे हैं। अपने साहित्य का जो रूप विधान है उसके प्रति भी वे काफ़ी मात्रा में सजग दिखाई देते हैं और इसी कारण इंद्रनाथ मदान जैसे अनेक उच्च आलोचक उन्हें रूपवादी या सौंदर्यवादी कवि भी कहते हैं। दूसरी ओर गजानन माधव मुक्तिबोध जैसे कुछ आलोचक उन्हें मनोवैज्ञानिक
यथार्थवादी या आत्मपरक कवि के रूप में भी जानते हैं या उस रूप में व्यक्त करते हैं। रामदरस मिश्र ने उन्हें प्रभाववादी कवि कहा है। मतलब शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी किसी एक ही विशिष्ट विचारधारा के अंतर्गत बंधे नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यापक रूप देने का काम जो है वो उन्होंने किया है। और इसी कारण उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भाव या विभिन्न प्रकार की बातों को ले आए हैं। उनके साहित्य को अगर देखें तो उनमें हमें निराला जी के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा दिखाई देती है। निराला उनके एक आदर्श रहे हैं और इसी कारण उन्होंने अनेक कविताओं में निराला के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और निराला को अपना आदर्श माना है। उनके कृतित्व को अगर देखें तो उन्होंने काव्य, निबंध, अनुवाद, संपादन, आलोचना आदि अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। मतलब केवल कविता तक वे सीमित नहीं है, गद्य के क्षेत्र में भी उनका योगदान विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और गद्य में भी भले उन्हें अधिक प्रसिद्धि काव्य में मिली हो, लेकिन गद्य में भी उनकी कविता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती रहे हैं। इनके 9 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हुए, जिनमें से एक गजलों का संग्रह है और 8 कविता संग्रह है, जिसमें कुछ कविताएं 1956 में, कुछ और कविताएं 1961 में, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं 1972 में, इतने पास अपने 1980 में, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में ही, चूका भी नहीं हूं मैं 1981 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझसे है होड़ मेरी 1988 में और शमशेर की गजलें, इस प्रकार के उनके कविता और गजलों के संग्रह प्रकाशित रहे हैं। उनका दोआब नाम का एक निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है। प्लॉट का मोर्चा नाम का एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। उनकी डायरी उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाई है, जिसका नाम है शमशेर की डायरी। इसके अलावा सरसार के हिंदी उपन्यास कामिनी का उन्होंने अनुवाद किया है, इश्यू का अनुवाद किया है, पी कहा इस ग्रंथ का अनुवाद किया है, एजाज हुसैन द्वारा लिखित उर्दू साहित्य के इतिहास का अनुवाद किया है, षड्यंत्र जो सोवियत संघ विरोधी गतिविधियों का इतिहास है उसका हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया है, आश्चर्य में एलिस नामक के ग्रंथ का अनुवाद किया है और वांदा वासिलवास्का ये जो रूसी उपन्यास है उसका भी पृथ्वी और आकाश नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। मतलब काफ़ी व्यापक मात्रा में अनुवादित साहित्य भी उन्होंने लिखा है। उनका जो समग्र गद्य साहित्य है उसे समग्र गद्य साहित्य तथा कुछ गद्य रचनाएं ऐसे 2 भागों में प्रकाशित करवाया जा चुका है। अपने इसी योगदान के कारण शमशेर बहादुर सिंह को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनके अंतर्गत उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी का साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का पुरस्कार माना जाता है, यह उनके चूका भी नहीं हूं मैं इस काव्य संग्रह के लिए 1977 में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। लगभग 1981 से 85 साल वे इसके अध्यक्ष रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में, कबीर सम्मान 1989 में, तुलसीदास पुरस्कार जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है वो 1977 में, इस प्रकार के अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और ग्रंथों के संपादन का कार्य भी किया है, जिसमें रूपाब जो इलाहाबाद से निकलने वाली पत्रिका है इसके वे कार्यालयीन सहायक रहे हैं। कहानी में त्रिलोचन शास्त्री के साथ उन्होंने संपादन का कार्य संभाला था। इसके साथ साथ नया साहित्य में भी वे संपादक रहे हैं। माया इस पत्रिका के भी सहायक संपादक रहे हैं। नया पथ और मनोहर कहानियाँ जैसी ग्रंथों के प्रकाशन में भी उन्होंने संपादन में सहयोग दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक परियोजना बनाई गई थी, जिस परियोजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी शब्दकोश का निर्माण करवाया गया था और इस योजना में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान जो है वह शमशेर बहादुर सिंह ने दिया है। इस प्रकार से उनका काफ़ी व्यापक परिचय है जिसे हमने संक्षेप में देखा है। अब हम प्रत्यक्ष कविता पर आते हैं। एक छोटी सी कविता है, कविता का नाम है बात बोलेगी। तो बात बोलेगी इस कविता के माध्यम से कवि ने कुछ मानदंड स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मतलब कवि की ये जो कविता है वह अत्यंत लोकप्रिय कविता है और ऐसी ही लोकप्रिय कविता के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में एक विशेष आदर या सम्मान प्राप्त हुआ है। अब इस कविता में कवि ने कुछ ऐसी बातें व्यक्त की है कि जिनके द्वारा कवि साहित्य और समाज के क्षेत्र में
एक अलग मापदंड स्थापित करना चाहते हैं, एक अलग टेक्निक निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी पंक्तियाँ और बिल्कुल छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी बात को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। ये जो कविता है वह सबसे पहले उनका दूसरा जो कविता संग्रह है जो 1961 में प्रकाशित हुआ था, कुछ और कविताएं नाम से, इसमें ये कविता सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। बाद में इसका पुनर्प्रकाशन 1981 में प्रकाशित बात बोलेगी इस काव्य संग्रह में दोबारा से किया गया था, और इस काव्य संग्रह की भी यह एक केंद्रीय कविता रही है। इस कविता के अंतर्गत कवि ने मजदूर और समाज की स्थिति का वास्तविक अंकन किया है। विशेषतः आज़ादी के बाद जो समाज की स्थिति है, या कुल मिलाकर उस समय में जो समाज की स्थिति है, उसका कवि इस कविता के माध्यम से एक मार्मिक अंकन या एक प्रभावी अंकन करते हैं, और जो शोषित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसे लड़ने की प्रेरणा देते हैं, उसे एक होकर शोषण के विरोध में आवाज़ उठाने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि कवि का मानना है कि जब तक हम झूठ का विरोध नहीं करेंगे तब तक झूठ चलता ही रहेगा। उसी प्रकार से जब तक हम शोषण का विरोध नहीं करेंगे, शोषण के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक शोषण चलता ही रहेगा, बल्कि उसकी ताकत और अधिक बढ़ जाएगी और अधिक मात्रा में शोषण बढ़ेगा। इसलिए जो शोषित वर्ग है उन सबको एक होकर इसका विरोध करना जरूरी है। जब तक हम एक होकर इन सब का विरोध नहीं करेंगे तब तक हम शोषण से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक हम अपने जीवन को उन्नत या विकसित नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए अगर इस शोषण की प्रवृत्ति का विरोध करना है, अगर इस शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करना है, तो इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कवि जो शोषित वर्ग है, जो किसान है, मजदूर है, कर्मकार है, उन्हें लड़ने की प्रेरणा देना चाहते हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं और जगाकर एक होने की बात करते हैं, एक होकर इस शोषित व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी आवाज से ये शोषित व्यवस्था शोषण को भूल जाए या शोषण छोड़ दे। और इतना ही नहीं, कवि का यहाँ तक मानना है ये अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक निश्चित समय होता है। अगर ये शोषण हम इसी तरह सहते चले गए तो फिर आगे भविष्य में हम इसका शायद विरोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए शोषण या झूठ के विरोध में खड़े होने का अभी मौका है, अभी समय है, अभी उसके खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। अन्यथा कल हमारा स्वातंत्र्य, हमारी आज़ादी खतरे में आ सकती है। तो इतनी महत्वपूर्ण बात इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। साथ ही कवि जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनकी स्थिति का अत्यंत मार्मिक अंकन भी करते हैं, क्योंकि आज समाज की जो वास्तविकता है, खास करके आज़ादी के बाद की जो समाज की स्थिति है, वह बड़ी शोचनीय रही है। क्योंकि आज़ादी को लेकर हमें तरह तरह के सपने अवश्य दिखाए गए थे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन वे सपने कहीं भी नहीं आ पाए, वे सपने कहीं भी साकार नहीं हो पाए। और उल्टा जो शोषण की प्रवृत्तियाँ है, जो सामाजिक विषमता है, वह दिन ब दिन बढ़ती गई। जिसे आज़ादी के बाद कम होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वह बढ़ गई है। और इसी स्थिति को कवियों ने मोहभंग की स्थिति कहा है, और इस मोहभंग की स्थिति पर विभिन्न कवियों में कविता की रचनाएं की है। इसमें शमशेर ने भी अपनी कविता के माध्यम से इस मोहभंग की स्थिति को दिखाने का प्रयत्न अवश्य किया है। दूसरी बात, कवि यहाँ समाज को, और केवल सामान्य समाज को नहीं, किसान, मजदूर, सभी वर्गों के समाज को एक करने की बात करते हैं। मतलब कवि ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें एक होना आवश्यक है। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक जाति, धर्म, संप्रदाय, इनके अलग अलग भेदभाव दूर करके हम एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इस शोषण की व्यवस्था का विरोध कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और इसी कारण कवि इस कविता के माध्यम से एकता का प्रयत्न करने की बात भी करते हैं। शुरुआत में ही कवि ने कहा है बात बोलेगी, है कि नहीं, कविता का नाम ही है बात बोलेगी। तो कवि कहते हैं शुरुआत में, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही।
तो हमारी बात बोलेगी। मतलब कवि जो सामान्य समाज है, जो शोषित समाज है, उसे कहते हैं कि आपको लड़ना नहीं है, आपको हाथ में तलवार या शस्त्र उठाकर इसके खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि आपको इन सब का सामना अपनी बातों के माध्यम से करना है, अपनी शब्दों के माध्यम से करना है। और ये जो सामना है वो अपनी बातों के माध्यम से, मतलब इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर करना है। और आपकी आवाज़ में इतना जोर होना चाहिए कि जिससे ये जो शोषण की व्यवस्था है उसके सभी भेद अपने आप सामने आने चाहिए। ये जो शोषण करने वाली व्यवस्था है या ये जो शोषण करने वाला जो वर्ग है, उनके जो विभिन्न रूप है वह सबके सामने आने चाहिए, या उनका भेद सबके सामने आना आवश्यक है। और तभी ये लोग अपनी असलियत को समझ पाएंगे या अपनी असलियत को पहचान पाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि सत्य का मुख और झूठ की आंखें क्या देखे। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ की आंखें क्या देखे। सत्य का रुख समय का रुख है, अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख। तो यहाँ कवि कहते हैं कि सत्य का मुख हमेशा मलिन रहता है, मतलब सत्य हमेशा परेशान रहता है। लेकिन अनेक बार ऐसा कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कवि भी यही बात बताना चाहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य के मुख पर शिथिलता, मलिनता आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन सत्य सत्य है और वह अंत तक जीवित रहेगा। झूठ का क्या है, झूठ कुछ समय के लिए है। और इसलिए कवि कहते हैं कि झूठ की आंखें, क्योंकि झूठ की आंखों में एक जोर होता है, झूठ की आंखों में एक दबाव तंत्र होता है और वह अपने सामने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कवि कहते हैं कि इन्हें देखना नहीं है, सत्य का मुख देखना नहीं है, क्योंकि सत्य का मुख देखेंगे तो शायद हमें भी अंदर से डर महसूस होगा, या शायद हमें भी अंदर से एक डरी हुई स्थिति निर्माण होगी। और दूसरी ओर ये शोषण की आंखें अर्थात झूठ की आंखें देखी तो भी हमारे मन में व्यवस्था के विरोध करने के लेकर कुछ डर मन में निर्माण हो जाए, इसलिए इन्हें देखना नहीं है। लेकिन एक पते की बात कवि कहते हैं कि सत्य का रास्ता समय का रास्ता है, सत्य का रुख समय का रुख है, मतलब सत्य का रास्ता समय का रास्ता है और समय के साथ हमेशा सत्य ही चला है। आज तक हम अपने पूरे देश के इतिहास को उठाकर देख सकते हैं कि जब जब असत्य बढ़ा है, जब जब सत्य पर संकट आए हैं, तब तब कुछ न कुछ ऐसा घटित हुआ है, कुछ न कुछ ऐसी क्रांति हुई है कि जहाँ पर असत्य का नाश हुआ है और सत्य दोबारा एक नए जोर के साथ, नई व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा है। मतलब सत्य समय के साथ है और समय जो है वो बलवान होता है, इसी कारण सत्य बलवान है, सत्य ही आगे जाने वाला है, झूठ आगे जाने वाला नहीं है। झूठ कुछ ही दिनों का मेहमान है, कुछ ही दिन टिकने वाला है। इसीलिए कवि जनता के मन में निर्भयता निर्माण करना चाहते, जनता को एक अभयता देना चाहते हैं। और अभयता देकर वे कहते हैं कि वास्तव में जीवन में अगर सुख किस बात का है तो वह सत्य का सुख है, झूठ में सुख नहीं है। झूठ में अंदर से एक डर रहता है, झूठ से अंदर से मनुष्य दुखी रहता है। बाहर वो भले ही बहुत आर्थिक अमीर दिखाई दो, बाहर बहुत ही बड़ा दिखाई दे, लेकिन अंदर से वह डरा हुआ रहता है, अंदर से दुखी रहता है, क्योंकि उसका जीवन झूठ का होता है। लेकिन सत्य का जीवन हमेशा आनंदी होता है, सुखी होता है। लेकिन दुर्भाग्य से आगे कवि वर्तमान परिस्थिति को भी व्यक्त करते हैं और वर्तमान स्थिति, वर्तमान परिस्थिति आज इस प्रकार की है कि आज दैन्य दानव, काल भीषण, क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि, घर मजूर। कवि आज कहते हैं कि आज दानव रूपी दैन्य निर्माण हुआ है, क्योंकि आज आज़ादी के लेकर या आज़ादी के बाद जो स्थिति में सुधार आना चाहिए था, आज़ादी के बाद हमारे जीवन की स्थिति जो सुधारनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। जो मोहभंग की स्थिति है, जिसके कारण आज भी शोषित वर्ग उसी स्थान पर है, आज भी शोषित वर्ग अपने लिए दो वक्त की रोटी जुटा नहीं पा रहा है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि मानो दैन्य रूपी दानव ने उसे ग्रस लिया है, या दानव रूपी दैन्य यहाँ पर निर्माण हुआ है। मतलब व्यापक मात्रा में दीनता आज समाज में निर्माण हुई है। दूसरी ओर आज का समय, आज का काल कवि कहते हैं अत्यंत भीषण है, क्योंकि आज अत्यंत क्रूर स्थिति निर्माण हुई है। आज अनेक बार अगर कोई सत्य का विरोध करता है या अगर कोई झूठ का विरोध करता है, सत्य से लड़ने की बात करता है, तो उसे दबाया जाता
जाता है, उसे मारा जाता है, अन्याय अत्याचार किए जाते हैं और ये जो मार्ग है, ये जो जीवन है अत्यंत क्रूर है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि आज अत्यंत क्रूर स्थिति निर्माण हुई है और चारों ओर जो बुद्धिवादी लोग हैं वे भी कंगाल बनते जा रहे हैं। कंगाल बुद्धि का है मतलब बुद्धिवादी लोग अपने बुद्धि के बल पर समाज को सुधारने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी ये कोशिश आज की स्थिति में नाकाम होती दिखाई दे रही है। उनकी बुद्धि भी इस भीषण परिस्थिति में काम नहीं कर रही है और इसी कारण जिनके पास पैसा है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास पहचान है, वे लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके पास केवल गुणवत्ता है लेकिन पहचान नहीं है, वे लोग पीछे रह जाते हैं। ये जो भीषण अवस्था है इसका वर्णन कवि ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में किया है और इसी कारण मजदूर आज भी घर में, आज भी अपने उसी जीवन के साथ जी रहा है। आज भी वह अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाता है। आज भी अपनी उपजीविका के लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है, परम संघर्ष करना पड़ता है। कवि ने इस बात की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन साथ में कवि ये भी बताते हैं कि हमें सत्य के साथ, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों न हो, चाहे कितनी भी प्रकार की भीषण स्थिति में हम क्यों न हो, लेकिन हमें सत्य का साथ देना है क्योंकि सत्य ही आगे बढ़ने वाला है, सत्य ही आगे जाने वाला है। इसलिए कवि कहते हैं कि सत्य का क्या रंग है पूछो एक संग, सब मिलकर सब एक आ जाओ। कवि ने यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, सभी लोगों को एकत्र आने के लिए कहा है, सभी लोगों को एक साथ आने के लिए कहा है और इसलिए कवि कहते हैं कि एक संग होकर, एक साथ आकर आप पूछो कि सत्य क्या है, सत्य का क्या रंग है। क्योंकि झूठ का तो कोई रंग होता नहीं है, झूठ अनेक रंगों में हमें दिखता है, तो सत्य का रंग क्या है, इसके पीछे कवि का तात्पर्य है कि आप सत्य के साथ खड़े हो जाओ, सत्य के साथ मिलो और सब मिलकर आगे बढ़ो। तभी आप इस शोषित व्यवस्था का या इस शोषण को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं। आगे यही बात कवि ने दूसरे शब्दों में भी कही है। कवि कहते हैं कि एक जनता का दुख एक, जनता एक है और उसका दुख भी एक है और वह है उसका हो रहा शोषण। उसे अपने लिए जो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उसे अपनी उपजीविका नहीं चला पा रहा है, वही दुख जनता का है और ये जनता एक है और इस सारी जनता का दुख एक है। लेकिन दुर्भाग्य में आज समाज में ये स्थिति है कि आगे कवि कहते हैं हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। अर्थात इसके पीछे कवि की ये सोच है, कवि के मानना है पताका के मतलब अलग अलग झंडे, और अलग अलग झंडे से तात्पर्य आज भारत में या हमारे देश में आज अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय या अनेक प्रकार के पक्ष, राजनीति, इनके अलग अलग झंडे, इनमें समाज को विभाजित किया जा रहा है, इनमें समाज को बांटा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कवि कहते हैं कि आज समाज में अनेक झंडे मतलब अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक संप्रदाय, अनेक विचारधाराएं आज समाज में हैं, लेकिन सामान्य वर्ग को इसके अंतर्गत या इसके पचड़े में नहीं पड़ना है। सामान्य वर्ग को जाति भेद, धर्म भेद, इनसे बाहर निकलना है और सभी शोषित वर्ग, चाहे वह किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, एक साथ आना है क्योंकि उनका दुख एक है और इसीलिए उन्हें उसी आधार पर एक होकर इस व्यवस्था का सामना करना है, इससे लड़ना है। आगे कवि फिर अपनी उसी पिछली बात को दोहराते हैं कि दैन्य दानव, आज समाज में दानव रूपी दैन्य या दैत्य रूपी दीनता निर्माण हो चुकी है, अत्यंत क्रूर स्थिति निर्माण हुई है, कंगाल बुद्धि बन गई है, मतलब बुद्धि भी या बुद्धिवाद भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। आज मजदूरों की अवस्था अत्यंत दयनीय है। लेकिन एक बात जो अच्छी है या एक बात जो इस स्थिति से हमें बाहर निकाल सकती है और वह है एक जनता का अमर वर, एकता का स्वर। क्योंकि इस जनता के लिए जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, सर्वहारा है, उनके लिए एक ही वरदान है और वह है एकता। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन सब एक आ जाए तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उन्हें तोड़ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में कवि संपूर्ण जनता जो दुखी है, शोषित है, जिन पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इनको एक करने की बात करते हैं और इनको एकता का मूलमंत्र देकर या इनको एक साथ लाकर कवि एक होने के लिए बात करते हैं और ये एक होना बहुत आवश्यक है। कवि कहते हैं एक जनता का अमर वर, एकता का स्वर, अन्यथा
स्वातंत्र इति। अगर हम आज एक नहीं हुए, क्योंकि यही स्थिति है कि हमें एक होना है, यही स्थिति है, हमें मिलकर शोषण का विरोध करना है, शोषण को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था का विरोध करना है, इसको समाप्त करना है। अगर आज हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर कल हमारी आज़ादी, हमारा स्वातंत्र्य खतरे में आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अन्यथा स्वातंत्र इति। तो इसीलिए अगर जिस मेहनत के साथ, या जितना हम जानते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी है, हमारे जो आज़ादी के लिए लड़ने वाले नेता हैं, उन्होंने 150-200 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई करके, अंग्रेज़ों से लोहा लेकर हमें ये आज़ादी दिलवाई है, उसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे देश ने चुकाई है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारी एक गलती से ये आज़ादी फिर से चली जाती है तो फिर हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दे नहीं पाएंगे। और इसी कारण कवि कहते हैं कि अगर आपने अब लड़ाई नहीं की, अब शोषण का विरोध नहीं किया, तो कल आपका स्वातंत्र्य खतरे में आ जाएगा, कल आपकी आज़ादी समाप्त हो जाएगी। अगर आपको आपकी आज़ादी बचानी है तो इन सब के खिलाफ लड़ना जरूरी है, और यही संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। तो बड़ी मार्मिक और सुंदर कविता है, छोटी सी कविता है। इसका भावपक्ष अत्यंत उत्कृष्ट है, जिसमें समाज से लड़ने की प्रेरणा या शोषण से लड़ने की प्रेरणा कवि ने दी है, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की प्रेरणा दी है, एकता की प्रेरणा दी है, और संपूर्ण दुखी शोषित समाज को एक होने की बात कही है। तो ये तो हुए उनके भावपक्ष को लेकर। अगर इस कविता के कला पक्ष पर नजर डालें तो कला पक्ष या शिल्प पक्ष की दृष्टि से एक छोटी कविता या लघु कविता मानी जाती है, और इस छोटी सी कविता में कवि ने एक व्यापक भाव भर दिया है। दूसरा, कथ्य और शिल्प का अत्यंत उत्कृष्ट समन्वय या मार्मिक समन्वय हमें इस कविता में दिखाई देता है। तीसरी बात, इस कविता को कवि ने एक प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है। इसकी शैली प्रतीकात्मक शैली है, इसकी भाषा जनता की बोलचाल की भाषा है। हाँ, कहीं कहीं बीच बीच में थोड़े से संस्कृत के तत्सम शब्द कवि ने अवश्य प्रयोग किए हैं, और वर्तमान स्थिति को व्यक्त करने के लिए शायद वो उन्हें जरूरी भी थे, लेकिन इनकी जो मूल भाषा है या मूल भाषा की जो बनावट है वह पूरी तरह से जनता की या सामान्य बोलचाल की भाषा पर आधारित है। शमशेर बहादुर सिंह की शब्द योजना भी अत्यंत सटीक है। प्रत्येक शब्द अत्यंत मार्मिकता के साथ उन्होंने अपने एक निश्चित स्थान पर बिठाया है, जिसे वहां से हटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक शब्द अपना एक अर्थ ध्वनित करता है, अपना एक अर्थ देता है, और कवि उस अर्थ के साथ, उसके ताल के साथ, उसके प्रवाह के साथ बहता चला जाता है, और कवि के मंतव्य तक अपने आप पहुंच जाता है। बिंबों के दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो कवि ने कुछ पारंपरिक बिंबों का प्रयोग किया है, और जैसा कि हम जानते हैं, उनके परिचय में भी हमने देखा कि शमशेर बहादुर सिंह बिंबवादी कवि रहे। उन पर एजरा पाउंड का काफी व्यापक मात्रा में प्रभाव रहा है, इसलिए उनकी सभी कविताओं में बिंबों का प्रयोग जो है वह व्यापक मात्रा में हुआ है। इस कविता में भी कवि ने बिंबों का व्यापक प्रयोग किया है। खास करके पारंपरिक बिंब इस कविता में आए हैं, लेकिन पारंपरिक बिंबों में नई संवेदना भरने का काम जो है वह कवि यहाँ पर करते हैं, जिसमें कवि ने एक विद्रोही स्वर की अभिव्यक्ति जो है वह की है, जिसके कारण कविता में एक लय, भले ही उसमें विरोध है, भले ही उसमें विद्रोह की भावना है, लेकिन बिंबों के कारण काव्य में एक लय निर्माण हुई है, जो कवि के विचार या कवि के जो भाव है वो पाठकों तक पहुंचाने में आवश्यक है। मुक्त छंद का प्रयोग इस कविता में हुआ है, क्योंकि कोई विशिष्ट छंद या कोई शास्त्रीय छंद इस कविता में नहीं रहा है, जिसमें एक आंतरिक लय है और प्रवाह है, जिसके चलते एक व्यापक प्रभाव हमें पाठक या श्रोता पर दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से इस कविता का भावपक्ष श्रेष्ठ है, उसी तरह से कला पक्ष की दृष्टि से भी यह कविता अत्यंत उत्कृष्ट या अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। कुल मिलाकर भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से ये एक उत्कृष्ट कविता है, जिसमें सामान्य जनता की एकता की बात की गई है, जिसमें सामान्य जनता को शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी है, जिसमें सामान्य जनता को अपनी आज़ादी बचाने की प्रेरणा या आज़ादी बचाने का आह्वान शमशेर बहादुर सिंह ने की है। तो इस प्रकार से ये कविता है, आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।